गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पहले अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोगों को अपठित पद्यांश के बारे में बताऊंगी। पद्यांश का अर्थ होता है पद्य प्लस अंश यानी काव्य, और अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, अर्थात काव्य का वह अंश जो पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। तो पद्यांश जो होता है वो हमारी पुस्तक का नहीं होता है, वो बाहर से कहीं से भी किसी भी पुस्तक का होता है। तो सबसे पहले हमें उस कविता को समझना चाहिए, फिर उसके मूल भाव क्या है उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे व्याकरण संबंधी ज्ञान जो होता है उसका विस्तार होता है और हमें हिंदी भाषा को समझने की योग्यता समझ आती है, या उस भाषा को हम समझने के लिए अधिक प्रबल होते हैं। तो अपठित पद्यांश को पढ़ने के भी नियम होते हैं। हमें उस पद्यांश को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए और फिर उसके केंद्र बिंदु को जानने की कोशिश करनी चाहिए। पद्यांश के जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन्हें रेखांकित करना चाहिए और दोबारा से पद्यांश को पढ़ करके उसके अंदर दिए गए या पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। और पद्यांश में कई उत्तर लिखते समय पद्यांश के एज इट इज़ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो उत्तर अपनी भाषा में ही लिखें। शीर्षक पद्यांश के केंद्रीय भाव को देखते हुए आप उसमें से ढूंढ सकते हो एक टाइटल, और अपने उत्तर को बाद में पढ़ें ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो, और अपनी वर्तनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे पद्यांश को सॉल्व करने के या हल करने के कुछ नियम, जिनको ध्यान में रख करके हम पद्यांश को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं, उसके भावार्थ को समझ सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर हल करने की क्षमता का हमें विकास होता है। तो चलिए हम पद्यांश पढ़ते हैं। आया बसंत छाई जग में शोभा अनंत, यानी ये बसंत ऋतु पे बनाई हुई कविता है। इसके अंदर कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि बसंत का मौसम आ गया है, सारे जग में जग यानी जगत या संसार, तो सारे संसार में अनंत यानी बहुत सारी, शोभा यानी सुंदरता, तो सारे जग में सुंदरता छा गई है। सरसों खेतों में उठी फूल, यानी खेतों में सरसों के फूल उठ गए हैं। बोरे आमों में उठी झूल, बोरे होती है आम की मंजरी, है ना, जब आम डेवलप होता है तो वो आम झूल रही है। बेलों में फूले गए नए फूल, यानी बेलों पर नए नए फूल खिल गए हैं, फूल गए हैं अर्थात खिल गए हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, यानी पल में यानी जब बसंत ऋतु आई तो जो पतझड़ की ऋतु थी यानी जो पत्ते गिरने की ऋतु थी वो अब खत्म हो गई है, उसका अब अंत हो गया है। आया बसंत यानी बसंत ऋतु आ गई। लेकर सुगंध बह रही पवन, यानी जो हवा आ रही है उसमें खुशबू आ रही है, क्योंकि नए नए पेड़ पौधे नए नए फूल पत्ती खिल गए हैं इसलिए उसमें से खुशबू आ रही है। हरियाली छाई है वन वन, यानी चारों तरफ ग्रीनरी हो रखी है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। सुंदर लगता है घर आंगन, और जब पेड़ पौधे हमारे घरों में उग जाते हैं, फूल उग जाते हैं, तो हमारा घर आंगन बहुत सुंदर लगता है आज मधुर सब दिगंत, यानी आज मधुर यानी अच्छी खुशबू सुगंध, है ना, तो वो दिगंत यानी हर दिशा में, तो आज सुगंधित हवा चारों दिशाओं में है। आया बसंत भौरे गाते हैं नया गान, जब पौधों पर फूल आ जाते हैं तो उन पे भौरे कोई मंडराने लगते हैं, वो नया गाना गाते हैं यानी गुनगुनाने लगते हैं। कोकिला छेड़ती कुहू तान, और पेड़ पौधों को देख करके कोयल भी सुंदर गाना गाती है। हमें भी पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। सब जीवों के सुखी प्राण, यानी सब लोग पेड़ पौधों को हरियाली को देख करके खुश हो जाते हैं। इस सुख का हो अब नहीं अंत, घर घर में छाए नित बसंत, यानी अब ये जो सुख आया है, इन पेड़ पौधों को देखकर हमें जो सुख मिल रहा है उस सुख का कोई अंत नहीं है। घर घर में हमेशा ऐसा ही बसंत खिला रहे, ऐसे कवि की भावना है। तो ये जो मैंने आपको इस कविता का भावार्थ समझाया है उसके अनुसार अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे।
पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन है। प्रश्न 2 है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? तो प्रस्तुत कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रश्न 3 है, बसंत ऋतु किस ऋतु के बाद आती है? तो हमारी बसंत ऋतु पतझड़ ऋतु के बाद आती है। 4th है हमारा, बसंत ऋतु में किसकी तान सुनाई देती है? तो बसंत ऋतु में हमें कोयल की तान सुनाई देती है। जिस तरह से हमने ये पद्यांश और इसके साथ दिए हुए प्रश्न उत्तर किए हैं, इसी प्रकार आपको एक पद्यांश और उसके साथ के प्रश्न उत्तर दे रही हूँ जो कि आपको करने हैं।